आदरणीय मंच, निर्णायक मंडल और साथियों, गांधी युग की पत्रकारिता बनाम वर्तमान पत्रकारिता इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद का स्टूडेंट दादा साहब मुंडे आपके सामने खड़ा हूं। इस विषय पर बात करते वक्त मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि पत्रकारिता के बारे में जब हम सोचते हैं तो गांधी के पत्रकारिता के बारे में नहीं बल्कि गांधी युग के पत्रकारिता के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें जो विचार सुनाने जा रहे लोग वो विचार यह है कि गांधी की पत्रकारिता कैसी थी, गांधी ने पत्रकारिता के बारे में कहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि गांधी का पत्रकारिता का युग 1904 को शुरू हुआ, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन जो पहला समाचार पत्र निकाला, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस समाचार पत्र के द्वारा चारित्र्य संपन्न राष्ट्र के लिए जो नौजवानों की फौज लगेगी वो फौज बनाने की कोशिश करूंगा। और वही विचार लेकर गांधी ने आखिरी सांस तक काम किया। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि देखना होता। इतिहास के पन्ने पलटकर हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि गांधी का युग और वहां की पत्रकारिता जो थी उसमें दो बहुत ही बड़े पत्रकार जो होकर चले गए, उन्हें सबसे बड़ा पत्रकार था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्रकारिता के बारे में किसी ने ही यहां पर विचार व्यक्त नहीं किया। इस देश की समाज व्यवस्था उस समय जिस तरह की थी, समाज का ढांचा जिस तरह का था, वो समाज का ढांचा समताधिष्ठित समाज व्यवस्था के स्तर पर लाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने लिखा। और उन समाज को एक नया विचार देने के लिए जो समाज इस बड़े समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, उस समाज का आवाज उठाने के लिए बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत शुरू कर दिया। यही ये समाचार पत्र गांधी युग का समाचार पत्र है। यह समाज जब इकट्ठा हुआ, इनका आवाज शायद बाहर नहीं जा रहा था, इसलिए आवाज बाहर जाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने दूसरा एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था मूक नायक। ये एक समाचार पत्र था, उसी समय का समाचार पत्र था। एक तरफ समाज का विकास करने के लिए एक समाचार पत्र काम करता था, दूसरी तरफ राजनीति बढ़ाने के लिए एक समाचार पत्र काम करता था, और तीसरी तरफ स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर नाम का दूसरा एक राष्ट्र पुरुष राष्ट्र ज्योत की भावना लोगों के दिल में जगाने के लिए काम कर रहे थे। और यह सब पत्रकारिताओं की पत्रकारिता देख के मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भारत में गांधी युग की पत्रकारिता जब हम देखते हैं तो इन पत्रकारों ने समाज के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, समाज के अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के राजनीति के लिए और पारतंत्र में जकड़ा हुआ इस देश को छुड़ाने के लिए इन लोगों ने जो काम किया है, वो काम हम जब ध्यान में लेते हैं तो ये बहुत ही बड़े पत्रकार है। लेकिन उस समय जो स्थिति थी वो स्थिति आज नहीं रही है, फिर भी हम मानते हैं। 50 साल के बाद हम सोचने लगे हैं इस देश में पत्रकारिता में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। एक समय था आबादी कम थी, समस्याएं कम थी, इसलिए लोगों को बोलना, लोगों को समझाना स्वाभाविक रूप से एक तरफ ऐसा काम किया जा सकता था जो स्वाभाविक रूप से हो जाता था। लेकिन आज एक स्थिति बनी है कि हमें आबादी बढ़ रही है, देश की समस्या बढ़ रही है। ऐसा कौन सा जमाना, ऐसा कौन सा काल, ऐसा कौन सा इतिहास है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश में हर काल में, हर समाज में भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, दहशतवाद नहीं है? कौन सा इतिहास का पन्ना पलट कर देखो, हर समाज में यही होता है। पत्रकारियों का
या पत्रकारिताओं का आद्य पुरुष मैं जिसे समझता हूं, नारद मुनि को समझता हूं, पत्रकारों का आद्य पुरुष। देव देवताओं का शुभ शुभ समाचार एक दूसरे को बोलने वाला और कहने वाला नारद पहला पत्रकार। उनसे लेकर आज तक हम देखते हैं कि बदलाव आए हैं, लेकिन बदलाव को हम जिस तरह से समझना चाहिए था उस तरह हम समझ नहीं सके। यह सबसे बड़ी बात है। ऐसा क्यों हुआ? जब मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि गांधी के देश में गधे घोड़े के रेस में घोड़े को नहीं मिल रहा घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। यह स्थिति है इस देश की। सवाल इस बात का नहीं है कि शीशा टूटा है कि बचा है, सवाल इस बात का है कि पत्थर किस तरफ से आया हुआ है। पत्रकारिता बदल गई है कि नहीं बदल गई है, यह सवाल नहीं है। लेकिन स्थिति क्यों पैदा हुई कि 50 साल के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक काल था आदर्श पत्रकारिता का नाम लिया जाता था, एक काल आया है दूसरे पत्रकारिता का नाम लिया जा रहा है। बहुत सारे मेरे साथियों ने पत्रकारों पर उंगलियां उठाकर बता दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं समझता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाळ, दैनिक लोकमत, जब मैं जिस जिले का रहने वाला हूं उस जिले में जब प्लेग आया तो पूरे देश से इन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके हमारे लिए भेज दिया। इन लोगों ने जब भूकंप हुआ गुजरात का पिछले साल, पूरे देश में इन अखबारों वालों ने पैसा इकट्ठा किया, स्कूल बनाए, घर बनाए, लोगों को जो चाहिए वो मदद कर दी। हम अच्छी बातें क्यों ध्यान में नहीं लेते इन लोगों की? कुलदीप नैयर, राही भिड़े, खुशवंत सिंह, ऐसे पत्रकार आज भी हैं, पहचान नहीं रहे उन्हें। मराठी में भागवत नाम का एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें भागवत में कहा है, पृथ्वी नवाने भर लिया है परी पाया विना प्राप्ति नवी, आत्मा स्वयं सिद्ध है गुरु कृपा पद प्राप्ति है। धनी मां जो होती है, 2 एकड़ जमीन है, टिकाता मैं हूं, खेती जब आती है तो मैं लेकर आता हूं, खाता मैं हूं, लेकिन वहां जब पानी लगता है कि यहां बावड़ी खोद, पानी कहां लगेगा? एक आदमी को पूछता हूं दूसरे कि बोलो पानी कहां लगेगा? खेती मेरी, बाड़ी मेरी, कमाता मैं हूं, टिकाता मैं हूं, खाता मैं हूं, फिर भी मैं दूसरे को पूछता हूं पानी कहां लगेगा? अगर ये सही है तो आदमी कितना भी स्वयं सिद्ध क्यों ना हो, परिपूर्ण क्यों ना हो, उसे एक आदमी दिशा देने वाला लगता है, और ये दिशा देने का दायित्व पिछले कई सालों से वर्तमान पत्र, अखबारों ने और समाचार पत्रों ने निभाया है। दुर्भाग्यवश की बात यह है कि समाचार पत्रों का स्थान समाज से ऊंचा रहना चाहिए, आज वो नहीं हो रहा है। समाज जिसकी ओर से उम्मीद करता है कि हमें कुछ मिलेगा, समाज को जो चाहिए वो देना चाहिए आखिरों ने, लेकिन नहीं दे रहे। पढ़ने वाला का जो माहौल है, सबसे ज्यादा बच्चे हैं, औरत है, इनको जो चाहिए वो अखबार आज नहीं दे सकते। इसकी वजह ढूंढनी चाहिए हमें। अभी हुआ क्या है? गांधी ने ये किया, अंबेडकर ने ये किया, सावरकर ने ऐसी पत्रकारिता की, आज बदनाम हो गई। ये क्यों हुआ? ये जब मैं इस पर सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पंडित बन गए, आप बताने वाले पंडित ने बन गए। संसद पर हमला हुआ, सोचने लगे लोकतंत्र अभी खतरे में है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग, लोकतंत्र पर भाषण देने वाले लोग, जिस दिन वोट का दिन आता है उस दिन ट्रिप पर निकल कर जाते हैं, ट्रिप पर निकलकर छुट्टी मिली चलो, और जिनका लोकतंत्र से कोई ताल्लुक नहीं रहता वो वोटों के लिए रांगा लगाते हैं। और जिन्होंने तय करना चाहिए कि ये लोकतंत्र किसके हाथ में देना है, वो ट्रिप पर निकल कर जाते हैं। ये ऐसे पंडित पत्रकारिता के क्षेत्र में बैठे हुए हैं जिनको काम करने के सिवा कुछ नहीं आता। मैं आचार्य रजनीश की एक बात एक दिन पढ़ता था, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा पंडित था, होशियार, उसको एक दिन नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना था। एक नाव में बैठ गया,
उस नाव चलाने वाले को कहा कि चलो, नाव चलती रही। बैठे हुए पंडित ने नाव चलाने वाले को पूछा कि तुम्हें कुछ लिखना पढ़ना आता है? उसने कहा नहीं आता। उसने कहा तुम्हें पढ़ना लिखना अगर नहीं आता है तो तुम्हारी 25 फिदा जिंदगी पानी में चली गई समझो। वो कुछ नहीं बोला, नाव चलती रही। आगे गया थोड़ा, फिर उसने एक सवाल पूछा, तुम्हें कोई गणित वगैरह आता है? उसने कहा नहीं आता साहब, जितना हर दिन कमाता हूं उतना हर दिन खाता हूं, इसलिए कुछ पीछे रहता ही नहीं, हिसाब किताब रखने की कोई बात ही नहीं है। उसने कहा 50% तुम्हारी जिंदगी पानी में चली गई। नाव चलती रही। इसने फिर एक सवाल पूछा कि तुम्हें कोई संस्कृत वगैरह आता है? उसने कहा साहब पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो संस्कृत कहां से आएगा? पंडित ने कहा कि तुम्हारी 75% जिंदगी ओम शबरी ते मूठभर मोरं देणारी शबरी, उष्टी मोरं देणारी शबरी, होय तीच शबरी। उसने कहा मेरी तो 75% जिंदगी चली गई थी, आपकी तो सोच फिर भी चली जाएगी। मैं तो चला, तुम तो डूबोगे। और ऐसे ही पंडित हर जगह पर बैठे हुए हैं, जहां कौन सा भी अखबार निकालो उसका संपादक कौन है, माफिया है। चंद पैसों के लिए चंद लोगों की रखेल बन रही है पत्रकारिता इस देश की। ये इस देश की पत्रकारिता स्थिति है। मुझे जो लगता है वो छाप कर लाता हूं मैं, मुझे जो चाहिए वही आना चाहिए। मैं जब जिस अखबार में काम करता हूं, मैं शाम को मेरे मालिक को बता देता हूं कि बहुत ही अच्छी बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए बहुत भारी रहेगी, समाज इस पर सोचेगा। मालिक कहते हैं मुझे पेपर चलाना है, बात नहीं तुम्हारे लिए होगी, नाम तुम्हारा होगा, लेकिन पेपर मुझे चलाना है, अखबार मुझे चलाना है, समाचार पत्र मुझे चलाना है। कौन सा इंडस्ट्रीज का मालिक कितना विज्ञापन देता है हमें, उस पर उसकी बातनी का वैल्यू हो जाता है। यही सोचना पड़ेगा। और गांधी उसमें ऐसा नहीं था। गांधी ने विज्ञापन के बिना अखबार चलाया, ऐसा मैंने पढ़ा है। लेकिन आज गांधी भी आ गए ना, तो विज्ञापन के बिना वो समाचार पत्र नहीं चला सकते। ये स्थिति इस देश की है। इसलिए गांधी की पत्रकारिता, गांधी युग की पत्रकारिता, गांधी कालीन की पत्रकारिता भारत के पत्रकारिता में बेबरा हो गया है। दो टोक बन गए हैं, लेकिन वो क्यों बने इसका सोचना हम नौजवानों का काम है। हमारे कामों पर ही जिम्मेदारी है कि हम सोचें ये क्यों हुआ है। अगर हम नहीं सोचते तो कल की आने वाली पीढ़ी तो कभी माफ नहीं कर सकती। ध्यान में रखो, गालियां देने से कुछ नहीं होगा। बुरापन हम में है तो सोचना होगा क्या बुरापन है। किसी को दोस्त माना है तो सब कुछ झेल कर, सब कुछ स्वीकार कर तो उसे दोस्त मानना पड़ेगा। अखबार हमारा दर्पण है तो दर्पण में देखो हम पर कहां दाग लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। अगर ये देखा गया, ये सोचा गया, तो मैं समझता हूं कि कोई पत्रकारिता में भिन्नता नहीं होगी। सिर्फ काल बदलता है, आदमी बदलता है, काम करने वाला बदलता है, लेकिन पत्रकार का यानी या इसके आगे जाकर मैं कहूंगा कोई समाचार पत्र का जो काम है, समाज को परिवर्तन के सामने लाना है, समाज को नई दिशा देना है, समाज को नया रास्ता बदलना है। और शिक्षा का हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, कोई भी रास्ता हो, रास्ते पर लाना। जो रास्ता भटक गया है वो अखबारों का काम है। लेकिन अखबारों ही इतने दिशाहीन हो गए हैं कि हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। जो गुणवान लोग हैं इस समाज के, जो ब्लेंड सी जिनके पास है, उन लोगों को कहना होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कांधे पे लो। अगर इन्होंने कांधे पे ली तो मैं ऐसा समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी गाली के दें। हम गालियां छोड़ दो। हिंसा खत्म करने का हिंसा मार्ग नहीं हो सकता। हिंसा को खत्म करने का मार्ग अहिंसा ही हो सकती है। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है आपको मालूम होगा। नोबेल ने सबसे बड़ा विस्फोट सामने लाया दुनिया के, फिर भी नोबेल के नाम से शांति का पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? नोबेल इसलिए दिया जाता है कि नोबेल का जो आत्मचरित्र है उसमें एक वाक्य ऐसा है कि शस्त्र सन्यासी दुनिया को शांति का मार्ग बता सकता है। और इसी वजह से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए। अगर हमने ये सब सोचा, हमने ध्यान पर दिया, तो पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि हमें इस देश को, इस समाज को एक अच्छे रास्ते पर ला सकती है, एक नई दिशा दे सकती है। और दिशा देने वाला कभी गलत नहीं होता। उसे कोई सलाहकार जो होते हैं वो गलत हो सकते हैं, ये दिशा देने वाले आदमी हमेशा चलते रहते हैं। सदियों से ये पत्रकारिता और दर्पण जो है, ये समाचार पत्र जो है, ये अपना काम करते आए हैं। इसको कैसा मोड़ देना है ये आपके हाथ में है। मैं समझ सकता हूं कि आप
इसकी ओर देखते हुए एक काल को नहीं देखो बल्कि सब काल में देखो। जो बुरी आदत अखबारों में गिर गई है वो आपकी अपनी यह वजह से गिर गई है। थोड़ा सुधार लो। ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये समाज की संपत्ति है। राष्ट्र के विरोध काम नहीं कर सकता। जो अच्छा है वो अच्छा स्वीकार करने का सीखो। अगर ये सीख लिया आपने तो मैं समझता हूं ये काम हम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय मंच, सर्व परीक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, पाकिस्तानशी युद्धाची आवश्यकता आहे या विषयाला आणि या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। या देशामधली एक व्यवस्था अशी आहे की माझ्या बापाने मला जर मारलं आणि माझ्या भावना दुखावल्या गेल्या तर माझ्या बापाने मला मारलंय म्हणून मी माझ्या बापाला मारणं ही जर या देशाची संस्कृती असेल तर पाकिस्तानसंग युद्ध केलं पाहिजे या मताचा मी आहे। परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या देशाची एकूण परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर आणि या देशातल्या साऱ्या समस्या लक्षात घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की पाकिस्तानसंग युद्ध करायचं म्हणजे इथून उठून जाऊन गुलमंडीवर शॉपिंग करायची नाही। या देशातले सामाजिक प्रश्न, या देशातले आर्थिक प्रश्न, या देशातले राजकीय प्रश्न लक्षात घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की या देशाची काय परिस्थिती आहे। कळत नाही मित्रांनो, देशात कोण कोणाचा मित्र आहे। प्रत्येकाच्या घरामध्ये स्मगलरांचं चित्र आहे। इथे धर्माशी बोलतात, जातीशी बोलतात, कार्यकर्ते एकमेकांना ढोरासारखं सोडतात। राजकारणातलं या नदीनं संपणारा गमत राष्ट्रपुरुषांच्या नावाला सुद्धा पणाला लावत आहे। कोण छळतोय, कोण जाळतोय, कोणालाच कोणाचे देणे गेले नाही। प्रत्येक आपल्या जातीच्या पूर्णत्यावर मारतोय, कधी सावधपणे तर कधी बेसावधपणे। मित्र, देशापेक्षा देव मोठा आहे, धर्मापुढे घटना छोटी आहे, तत्वापेक्षा सत्ता मोठी आहे, चित्त बाहेर आणि शरीर आहे। हा सगळा स्वातंत्र्याच्या 50 वर्षात शोषण हे शासन आहे, त्याचंच नाव राजकारण आहे आणि या राजकारणात सुद्धा काही दुःशासन आहेत। देशासमोर या साऱ्या समस्या लक्षात घेतल्यानंतर सुद्धा पाकिस्तानशी युद्ध करणं त्याच्यावरचा पर्याय वाटत असेल तर माझं म्हणणं काही नाही। एक लक्षात असू द्या, माझा काल एक मला मित्र भेटला होता। मी त्याला विचारलं तुझं नाव काय? त्यांनी सांगितलं माझं नाव अखिलेश। धर्म काय? मुस्लिम। मी त्याला म्हणालो जर भारताचं पाकिस्तानचं युद्ध झालं तर तू कोणाकडून लढशील? त्याने सांगितलं भारताकडून। मी त्याला पुढचा एक प्रश्न केला, समजा हिंदूंचं आणि मुसलमानांचं युद्ध झालं तर कोणाकडून लढशील? तो गप्पा बसला। याचा खरा अर्थ होता की या देशामध्ये मुसलमान आणि हिंदू युद्ध झालं तर या देशातला मुस्लिम सुद्धा मुस्लिमाकडूनच लढणार आहे। किती लोकांशी लढणार नाही। पाकिस्तान फक्त मुस्लिम राष्ट्र आहे म्हणून त्याच्याशी लढणार असाल तर माझं काही म्हणणं नाहीये, परंतु फक्त पाकिस्तान तुमचा शत्रू आहे याचाही विचार झाला पाहिजे। भारतातल्या एकूण समस्या लक्षात घेतल्यानंतर युद्धासाठी लागणारा प्रचंड पैसा, लागणारा प्रचंड खर्च आणि त्याच्यासाठी द्यावे लागणारे हजारो बळी इतके स्वस्त आहेत। या देशानं आणि हुतात्मे पाहिजे आहेत। याचा अर्थ त्यांच्या हुतात्म्यावर मिळालेलं स्वातंत्र्य असं युद्ध करून त्याचा नाश करण्यासाठी नाही। 50 वर्ष झाली, 50 वर्षात अनेक युद्ध झाले। एक लक्षात असू द्या, हिंसा हे हिंसेवरचं औषध कधीच असू शकत नाही। जंग ही एक मसला बन गई है, जंग मसले का हल कभी नहीं दे सकती। आणि तुम्ही युद्धावर युद्ध हल करू शकताय। माझं म्हणणं आहे की हिंसेवरचा एकमेव उपाय आहे अहिंसा। ज्या देशाला बुद्ध पाहितला, ज्या देशाला महावीर पाहितला, ज्या देशाला गांधी पाहितला, त्यांची संपूर्ण चारित्र्य लक्षात घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की या देशामध्ये कुठल्याही हिंसेमधून कुठलाही मार्ग निघालेला नाही। राजा सिद्धार्थ बुद्ध का झाला याचं कारण हिंसा, अशोक सम्राट बुद्ध का झाला याचं कारण युद्ध। हे सारं लक्षात घेतल्यानंतर, या देशाची परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर आपल्या लक्षात असं येईल की जगामध्ये अशी परिस्थिती आहे की आर्थिक महासत्तेकडे निघालेला भारत आणि दिवाळखोरीच्या वाटेवर असलेला पाकिस्तान जर पुन्हा 25 वर्ष मागे घेऊन जायचं असेल तर या दोन देशामध्ये सातत्यानं थुंकत राहिलं पाहिजे, सातत्याने युद्धाची परिस्थिती राहिली पाहिजे। दरवर्षी चर्चा होते, प्रक्षोभ भाषणं केली जातात, सैन्यांची जवळजवळ होती, सीमेलगत तणाव वाढवला जातो। कशासाठी? युरोपियन राष्ट्रांना माहित आहे सार्क परिषदेमध्ये सहभागी झालेली सारी राष्ट्र जर एक झाली, संपूर्ण आशिया खंड एक झाला तर आपल्याला जगावर कोणत्याच दृष्टीनं राज्य करता येणार नाही हे त्यांना माहित आहे। भयकाळामध्ये जाऊ नका। आयुष्यामध्ये काही निर्णय हृदयापासून विचार
तर तुम्हाला तुमच्या देशामधला प्रत्येक माणसा भारतीय करावा लागेल. या देशाचा माणूस ज्या दिवशी प्रत्येक भारतीय बनेल त्या दिवशी पाकिस्तान काही करू शकणार नाही. पाकिस्तानला मदत करणारी या देशामधली आहेत. हे जर तुम्हाला वळत आलं नाही तर त्यासाठी युद्धाची भाषा करताय. माझ्या विरोधकांनी अनेक मुद्दे मांडले. त्यांच्या मुद्द्याबद्दल मला एवढंच सांगायचं. माझ्या काकू होत्या. काकू पोळ्या चांगल्या करायच्या. एक दिवशी बाई म्हणाली, काकू मी पोळ्या पण छान करतो. त्या म्हणल्या हो होतात ना थोड्या थोड्या. एक दिवशी काकूने साडी फार छान नेसली. दुसरी बाई म्हणाली, काकू तुम्ही साडी फार छान नेसतात. ती म्हणाली हो ना थोडी थोडी. एक माणूस मध्येच म्हणला, काकू मी असं ऐकलंय की तुम्ही पतिव्रता आहात. ती म्हणली आहे ना थोडी थोडी. ही सवय लागून गेली. सवय हा सवयीचा परिणाम आहे. या पद्धतीची सवय गरम डोके फडकवायचे, तरुणांना प्रक्षोभ करायचं, धर्माच्या आणि जातीच्या नावाखाली एकत्रित करायचं आणि राजकीय पोळी भाजून घ्यायची. जगाच्या इतिहासासमोर बघा कुठलाही मार्ग हिंसेतून तरी अहिंसेकडे गेला नाही. पण अहिंसेचा प्रत्येक मार्ग हिंसेला संपू शकतो. इंग्रजांसारखं प्रचंड साम्राज्य गांधींच्या अहिंसेपुढे नमलं. हा इतिहास विसरतात. इतिहास जी माणसं विसरतात त्या माणसाला इतिहास कधी माफ करत नाही. लक्षात असू द्या. मानवाच्या समूहामध्ये जेवढी युद्ध झाली त्या युद्धानं माणसांना फक्त क्रूरतेचा इतिहास दिला. हिरोशिमा नागासाकी सारखी शहरं आजही चांगल्या पद्धतीची माणसं जन्माला घालू शकत नाही. चांगल्या पद्धतीचं धान्य जन्माला घालू शकत नाही. काय वेळेला चार उद्वेल्या पण लहान बदला घेतला गेला त्या महायुद्धामध्ये. हीच परिस्थिती जर राहिली, बदल्याची भावना बदला बनाएगी, बदले की भावना दुश्मन बनाएगी, वो कभी दोस्त नहीं बना सकती. मैं चाहता हूं कि दोस्त बनो. हर पत्ती पत्ती यहाँ गुलाब क्या होगी, हर कली महर खाब क्या होगी. जिसने देखा गांधी नेहरू पैगंबर यीशु भगवान महावीर और बुद्ध, उसके इस भूमि को तुम्हारे जैसे लोगों की नीयत खराब क्या करेगी. ये मेरा सवाल है. अगर ये सही हुआ तर या देशाला स्वातंत्र्याच्या टिकविण्यासाठी आणि आपलं पूर्णत्व अबाधित होण्यासाठी युद्धाची गरज आहे असं मला कधी वाटत नाही. या गोष्टीचा पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. पाऊस निनादत होता, मेघात अडकली किरणे, हा सूर्य सोडवित होता. ती गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होता.
अंगणात गमले मजला, अंगणात गमले मजला, अंगणात गमले मजला, अंगणात गमले मजला. संपले बालपण माझे, खिडकीवर धुरकटते फा, कंदील एकला होता. गेली गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होता. ती आई होती म्हणून, ती आई होती म्हणून, ती आई होती म्हणून, ती आई होती म्हणून. घन व्याकुळ घन व्याकुळ ती आई म्हणून, घन व्याकुळ मीही रडलो. त्यावेळी वारा सावध, त्यावेळी वारा सावध.